important about the first form life, mostly marine, heterotrophic, heterotrophic, mostly marine, heterotrophic, as their dependent surrounding substances, यानी कि एक तरीके से सराउंडिंग में वो डिपेंडेंट रहेंगे substances for their food. Very important. So this is called as the particularly biological evolution. Now about the Urey-Miller experiment. Urey-Miller experiment, it supported the chemical evolution theory. Okay, now how, कैसे? Now about at the University of Chicago, जिसमें स्टैनले मिलर एंड पर्टिकुलरली हेरोल्ड यूरे इन्होंने वर्क किया था. एक्चुअली हेरोल्ड यूरे उन्होंने गाइडेंस किया था स्टैनले मिलर को. स्टैनले मिलर इट इज द स्टूडेंट ऑफ द हेरोल्ड यूरे. ओके, नाउ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको नाम दे दिया गया यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन 1953 उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटेड और एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिसमें एक पर्टिकुलरली वाटर को यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लाइक वाटर को बॉयल किया गया. ओके, वाटर इज द बॉयल, और यहाँ से जो भी वाटर वेपर्स थे वो चले गए. क्लियर है? यहाँ पर आ गए. हियर आर दी वाटर वेपर्स. ओके, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑलरेडी एक रेशो डाला गया था, मीथेन डाला गया था. ठीक है, मीथेन के साथ अल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर अमोनिया था. अमोनिया के साथ हियर अल्सो वाटर था. एक चीज अल्सो, यानी कि एक चीज अल्सो यहाँ पर ऐड की गई, वो थी वाटर वेपर्स. ओके, यानी कि एक तरीके से वाटर वेपर्स यहाँ पर क्या किया गया, ऐड किया गया. पहले इसमें क्या था पर्टिकुलरली, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन. ओके, और इनका एक तरीके से रेशो देखा जाए, मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन 1:2:2, यानी कि एक तरीके से 1:2:2, यानी कि इस तरीके से वो एक तरीके से वो रेशो यहाँ पर रखा गया 1:2:2, यानी कि ऑब्वियसली ये रेशो के हिसाब से. और एक क्या ऐड हो गया यहाँ पर, H2O, यानी कि वाटर वेपर्स देयर इज द ऐड, यानी कि क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, बॉयल किया गया. इस जो भी मटेरियल था वाटर को एक तरीके से बॉयल किया गया. फिर यहाँ से वाटर वेपर, एक यहाँ पर वैक्यूम के लिए एक पंप लगाया गया. ठीक है, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स, और जो ये इलेक्ट्रोड्स है इसका 75,000 वोल्ट है. 75,000, वेरी इंपॉर्टेंट, 75,000 वोल्ट. ओके, ये 1800 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया गया. 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया. वेरी इंपॉर्टेंट. बट हियर इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट बनाया उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि यस, देन आफ्टर, यानी कि पर्टिकुलरली यहाँ से वाटर जाने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ. किसका फॉर्मेशन हुआ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड. यहाँ पर वाटर आउट के लिए एक कंडेंसर के बाजू में एक तरीके से लगाया गया कि यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया, वाटर को आउट करेगा और वाटर को इन करेगा. और यहाँ पर एक टू टेक अ सैंपल के लिए, यानी कि सैंपल के लिए एक ट्रैप लगाया गया यहाँ पर. नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली, व्हाट इज द हियर इज द स्पार्क चेम्बर. व्हाट इज द एग्जैक्टली which type of amino acid are seen in particularly this experiment. Now इलेक्ट्रोड्स तो ऑब्वियसली यहाँ हीट दिया गया होगा, देन उसको एक तरीके से वोल्ट पे उसको स्पार्क किया होगा. ओके, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पर एक तरीके से नो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ऐड नहीं किया गया था. ये कैसे बनाया गया था, एक आर्टिफिशियली बनाया गया था. ओके, ऑल्सो ये तो हो गया. इसके बाद नो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर हियर. ओके, ऑल्सो हियर आर दी, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ग्लाइसिन का. ओके,
ग्लाइसिन इट इज द अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, देन आल्सो एलेनिन, और एक तरीके से एलेनिन का फॉर्मेशन हुआ, 3 अमीनो एसिड का यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और ये कहीं ना कहीं यानी कि इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि यस कहीं ना कहीं एक तरीके से ये केमिकल थ्योरी यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल एक तरीके से छोटे मॉलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स बना होगा, ऐसा पहले ओपेरेन एंड हल्देन ने भी एक तरीके से माइक्रो टू मैक्रो वाला कहा था, कोयासरवेट्स के बारे में बताया था। ओके, तो ऑब्वियसली दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दी पर्टिकुलरली ग्लाइसिन आफ्टर दी पर्टिकुलरली 1953 में 30 यानी कि एक तरीके से देखा जाए 30 यानी कि ओपेरेंस थ्योरी सपोर्ट, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो दिया गया था सपोर्ट ऑफ ओपेरेंस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आफ्टर दी 30 इयर्स, एक तरीके से हो जाए तो 30 इयर्स के यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट एक तरीके से सपोर्ट करता है ओपेरेंस थ्योरी को आफ्टर दी, क्योंकि प्री अजम्पशंस ऑफ दी 30 इयर्स बैक यानी कि 30 इयर्स के बाद यानी कि उन्होंने प्रूव किया कि यस केमिकल इवोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और केमिकल थ्योरी। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इसको बॉईल करने के बाद वाटर वेपर्स ऐड हो गए वहां पर, और वाटर वेपर्स आने के बाद एक तरीके से फॉर्मेशन हुआ किसका, अमाइनो एसिड का, और ये एक तरीके से सपोर्ट करता है ओपेरेंस थ्योरी को, जो कि उन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स और उन्होंने कहा था कि थिन फिल्म से यानी कि सेपरेट होता है। ओके, और माइक्रो पहले माइक्रो बने होंगे फिर मैक्रो बने होंगे, ओके, फिर सेल, तो दिस इज द कॉम्बिनेशंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कौन सी चीजें हैं, क्योंकि इसका रेशो आर वेरी इंपॉर्टेंट, रेशो आर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने वोल्ट पे था, 75,000 वोल्ट पे रखा गया था, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर नो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आर्टिफिशियली किया गया था, नेचुरली नहीं। ओके, और यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ था, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड एलानाइन। तो यस यानी कि दिस इज द माइक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल इट्स एग्रीगेटेड एंड दे फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, तो दिस इज अबाउट द यूरे मिलर्स एक्सपेरिमेंट, support of the chemical evolutions theory by the operants यानी कि coacervates. Now about the theories of evolution of life, also it is very important. Theories of evolution of life, first about the called as the Lamarck's theory. Lamarck's theory, Lamarck's theory also called as the Lamarckism, very important, also called as the Lamarckism, also called as the use and disuse theory भी कहा जाता है, use and disuse theory. Now here Lamarckism और use and disuse theory, it is very important. ये दी गई है 1809 को जीन बाप्टिस्ट, जीन, that is very important, it is the famous name, okay, जीन बाप्टिस्ट D. Lamarck. Lamarck, it is the scientist, okay, Jean Baptiste D. Lamarck, जिन्होंने एक तरीके से थ्योरी दी, that is called as the Lamarck's theory, okay, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसके अंदर इसके बारे में जिक्र है, called as the philosophy zoologici, यानी कि very important, zoologici, philosophy of zoologici यानी कि philosophy zoologici. Here are very important, यानी कि आप लोग जानते हो कि इन्होंने एक तरीके से एक लैमार्क्स थ्योरी दी है, और आप लोग जानते हो कि जिराफ नेक के बारे में इन्होंने बताया है, यानी कि जिराफ के नेक के बारे में बताया है। नाउ अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट, ही गिव्स अस 4 पोस्टुलेट, यानी कि इनकी जो थ्योरी है डिपेंड ऑन द 4 पोस्टुलेट्स, very important, 4 postulates पे are very important, depend on the 4 postulates. Now first about the very important internal vital forces, यानी कि one is the called as the internal vital forces. Now about the first about the internal vital forces, okay, यानी कि उनका ऐसा कहना था कि बॉडी के अंदर ऐसे कुछ इंटरनल फोर्सेस है जिसके वजह से बॉडी का साइज बढ़ता है और इंक्रीजेस द साइज ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ उनका नेक्स्ट कहना ऐसा था
कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ यूज एंड disuse, law of use and disuse also very important, क्योंकि ऑलरेडी इसको लैमार्क्स थ्योरी को क्या कहा जाता है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। नाउ उनका ये कहना था कि इन दी बॉडी पार्ट एक ऑर्गन है, यानी कि सम ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट, दे आर दी पर्टिकुलरली मोर फंक्शनल, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल है, तो दे ज्यादा फंक्शन करते इसलिए दे आर दी मोर डेवलप। जो कम फंक्शन करते हैं दे ग्रेजुअली कॉल्ड एज दी वेस्टिजियल ऑर्गन, उनका ये कहना था। इसलिए यूज एंड डिसयूज, यानी कि अपने ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट के जो भी ऑर्गन्स है वो ज्यादा एक तरीके से वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो दे आर दी मोर डेवलप, and particularly those body parts are particularly it is not, यानी कि एक तरीके से वो कम वर्क कर रहे हैं, फंक्शन उनका कम है, they gradually consider as a vestigial organ। तो उनका ये कहना था about the law of use and disuse। Now next 13 now 3 it is the doctrine of desire, very important, doctrine of desire। Doctrine of desires also very important according to climatic conditions, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो adaptations भी आप बोल सकते हो कि हाँ अडेप्ट किया जाता है वो कंडीशंस को, क्योंकि ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रे आ रहे हैं और मैं एक तरीके से धूप में जा रहा हूँ, ओके मैं एक तरीके से क्या जा रहा हूं, मैं धूप में जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरी स्किन क्या होनी है, टैन होनी है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये रिक्वायरमेंट था, ये रिक्वायर्ड था, तो ऑब्वियसली मेलानिन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ओके तो एक तरीके से डिजायर है। तो ऑब्वियसली आप हमेशा बोल सकते हो कि इनके अंदर कि सम theories about the character, एक तरीके से imposes some environmental condition, यानी कि एक तरीके से environmental conditions के हिसाब से उसको एक अडाप्ट किया जाता है। जो भी एक तरीके से कोई भी कंडीशन हो उसको क्या किया जाता है, अडाप्ट किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब मुझको बाहर जाना था, ओके तो मैं ऑब्वियसली माय स्किन इज टैन। बोथ पोस्टुलेट इट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक तरीके से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली एक तरीके से सम कैरेक्टर्स रहेंगे, द कैरेक्टर अक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग its lifetime are inherited over the next generation, obviously from one generation to the another generation। अभी इन्होंने तो ये एक तरीके से 4 पोस्टुलेट बताए थे, किसने, लैमार्क्स थ्योरी ने। बट एक साइंटिस्ट थे दैट इज कॉल्ड एज द ऑगस्ट विसमैन, जिन्होंने ही इज द वेरी फेमस फॉर द माइस टेल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 22 यानी कि एक तरीके से फर्स्ट 22 जनरेशन तक माइल्स का एक तरीके से टेल काटा, ओके और ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि पर्टिकुलरली इज द इक्वली लॉन्ग टेल, यानी कि एक तरीके से माइस पे उन्होंने वर्क किया ऑगस्ट विसमैन, क्योंकि ऑगस्ट विसमैन ही इज क्रिटिसाइज दिस थ्योरी, यानी कि लैमार्क्स थ्योरी को उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। माइस टेल एक्सपेरिमेंट इट इज द फेमस फॉर द ऑगस्ट विसमैन, ओके उन्होंने एक माइस लिया, उसकी टेल काटा, उसका नेक्स्ट जनरेशन हुआ तो ऑब्वियसली उनको भी वही टेल आई बट कटी हुई नहीं, फुल, ओके यानी कि एक तरीके से तो उन्होंने ऐसा किया, कब कितने जनरेशन तक देखा, 22 जनरेशन तक उन्होंने यानी कि टेल काटी और उनको वही मिला कि पर्टिकुलरली इक्वली लॉन्ग टेल ही मिलती थी उनको, ओके यानी कि कटी हुई नहीं आती थी। तो उसने देखा, ओके तो क्योंकि एक तरीके से उन्होंने वो आर्टिफिशियली डाला था ना, आर्टिफिशियली काटा था, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अल्सो इनका भी, लैमार्क्स का भी कहना ये था कि जो जिराफ होते हैं, जिराफ की, यानी कि उन्होंने सम कंडीशंस को क्या कर लिया, एक तरीके से अडाप्ट कर लिया। यानी कि ऑब्वियसली जो जिराफ, उनका ऐसा कहना था कि जो जिराफ होते हैं वो पहले इसमें क्या होते हैं कि शॉर्ट नेक होती है उनकी,
देन कॉम्पिटिशंस बड़ा होगा, ग्रीन वेजिटेशंस खाने के लिए उनकी क्या थी, एक तरीके से शॉर्ट नेक थी, ओके। और देन उनको फिर ग्रीन वेजिटेशन खाते खाते फिर क्योंकि कॉम्पिटिशंस बड़ा होगा तो कंपटीशन बड़ा होगा तो फिर जो भी एक तरीके से ऊपर में फूड रहता होगा, ठीक है, तो उन्होंने उसको खाना यानी कि खाना चालू किया, तो उसके वजह से उन्होंने उसको अडाप्ट कर लिया वो कंडीशंस को और उनकी नेक क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, ओके। ऐसा किसका कहना था, पर्टिकुलरली लैमार्क्स थ्योरी का, बट ऐसा नहीं था क्योंकि टुडे जिराफ इज बोर्न विद दी नेक, लॉन्ग नेक के साथ वो बॉर्न होता है, ओके। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर यहाँ पर एक तरीके से उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर इंटरनल वाइटल फोर्सेस के कारण हो रहा है, ओके, यानी कि कुछ बॉडी उनकी वजह से इंक्रीज हो रहा होगा, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो ऑब्वियसली उसने उसको क्या किया, यूज किया, तो उसकी वो बड़ी होंगी यानी कि नेक। डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर एडेप्टेड कर लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ओके, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो ऑब्वियसली फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, यानी कि ऑब्वियसली ये सब कुछ कहना तो उनका था, ओके। बट अभी आप देख सकते हो कि एक तरीके से जो जिराफ है, जिराफ एक तरीके से सीधा लॉन्ग नेक के साथ बॉर्न होता है, ओके। तो दिस इज अबाउट दी लैमार्क्स थ्योरी, okay. Now about the Darwin's theory, okay. Darwin's theory or called as the Darwinism. अपने डार्विन साहब एक तरीके से वोयेज पे निकले थे, 1831 को उन्होंने अपना वोयेज स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड एज द जल यात्रा। पहले अपन उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल्ड एज द डार्विन थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्विनिज्म्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि डार्विन्स ने एक तरीके से कुछ वो वोयेज पे निकले थे, कॉल्ड एज द डार्विन, ओके। डार्विन एक तरीके से वोयेज पे निकले थे, यानी कि वोयेज मीन्स एक तरीके से जल यात्रा, वोयेज पे निकले थे, वो जल यात्रा पे निकले थे। उन्होंने स्टार्ट किया था 1831 से लेके 1836, ओके। तो एक तरीके से उन्होंने जब 1831 में स्टार्ट किया था और उन्होंने 1836 में एंड किया था, यानी कि स्टार्ट कब हुआ था उनका ये यात्रा 1831 को और खत्म कब हुई थी 1836 को। उन्होंने सम फ्लोरा एंड फोना देखे, सम प्लांट और एनिमल्स देखे, उनमें वेराइटीज देखे और उनमें कुछ रिसेम्बलेंस दिखा उनको, यानी कि किसी के साथ यानी कि उनको कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखे कि उनको वो मैच कर रहे थे। उन्होंने एक फिनोटाइपिकली देखा और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नल से देखा, तो ऑब्वियसली उनको कुछ ऐसी वेराइटीज मिली, उनको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिले जो दोनों में एक तरीके से कॉमन है या पर्टिकुलरली दोनों में एक तरीके से डिफरेंट है। तो नाउ इन्होंने जब जल यात्रा स्टार्ट की तो वो एक तरीके से रिसेम्बलेंस दिखा, यानी कि एक तरीके से उनको थोड़ा पर्टिकुलरली दोनों के बीच में कुछ समानताएं दिखी। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जब जल यात्रा स्टार्ट की, यानी कि 1831 के बीच से लेके 1836 तक स्टार्ट और एंड, नाउ हियर वो एक तरीके से उन्होंने एक फिंचेस, यानी कि एक तरीके से फिंचेस दैट ये एक तरीके से बर्ड है, वो एक तरीके से दो जगह पर गए थे, एक साउथ अमेरिका एंड मेनलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अमेरिका एंड they are also going to be the mainland, okay। तो ऑब्वियसली साउथ अमेरिका ऐसा है कि जहां पर छोटे छोटे 22 आइलैंड थे, 22 आइलैंड, इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड, ओके। और ये कौन सा था, तो दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न कोस्ट था, जहां पर वो गए थे, वेस्टर्न कोस्ट जहां पर वो गए थे, साउथ अमेरिका का एक पार्ट में गए थे और मेनलैंड पे। तो एक ये भी एक साउथ अमेरिका का ये 22 आइसलैंड वाला पार्ट है जहां पर ग्रुप ऑफ लैंड थे, ओके। देयर इज द ग्रुप ऑफ लैंड एंड दिस ग्रुप ऑफ लैंड कॉल्ड एज द गैलापागोस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज द गैलापागोस, ओके। यानी कि ग्रुप ऑफ लैंड 22 आइसलैंड का ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज द गैलापागोस। तो ऑब्वियसली उन्होंने उस यानी कि उसका नाम क्या था, गैलापागोस नाम था, यानी कि 22 आइसलैंड का। तो वो साउथ अमेरिका में गए, फिर मेनलैंड पे है साउथ अमेरिका के,
ओके यहाँ पर एक वेस्टर्न कोट पे, तो उनको यहाँ पर कुछ फिंचेस दिखे, बर्ड्स दिखे, यानी कि दोनों जगह पर उनको क्या दिखे, फिंचेस दिखे। अभी इन दोनों की ये फिंचेस, यानी कि उनको यहाँ पर भी कुछ फिंचेस दिखे, यहाँ पर भी कुछ फिंचेस दिखे, तो यहाँ पर उनको ऐसा कुछ रिसेम्बलेंस दिखा कि पर्टिकुलरली इन दो जो ये फिंचेस बर्ड्स है, ओके दिस इज द बर्ड्स, ये फिंचेस जो बर्ड्स है उनमें कुछ उनको समानताएं दिखी। ओके जैसे उनकी बॉडी एक जैसे, बट उनकी बीक में वैरायटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि उनके जो बॉडी तो एक जैसी थी, लेकिन बीक में क्या थी, वैरायटी मिली। तो उसी वक्त उन्होंने सम बुक्स पढ़ना चालू कर दिए। Okay, now about the Charles Darwin in the year 1831 went on historical voyage on a ship called as HMS Beagle. Okay, HMS Beagle. During this, he's explore various flora and fauna. Already I will told you about this particularly. All over the world, यानी कि what is the flora and fauna, यानी कि कैसा उनके कैरेक्टर्स है, कैसा एक तरीके से वो एक तरीके से दिखते कैसे है। ओके ये सब कुछ चीजें, यानी कि उनके अंदर कैसे कैरेक्टर है, उनका रिसेम्बलेंस किसके साथ है, ये सब कुछ यानी कि उन्होंने एक्सप्लोर किया और इन्होंने सब वर्ल्ड में, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देन आफ्टर ही रिटर्निंग, Darwin put forwarded his observation in associated with the Alfred Russel Wallace in the year 1859 in his book titled Origin of Species. Origin of Species उन्होंने बुक लिखी है, किन्ने तो चार्ल्स डार्विन ने। और आफ्टर द रिटर्निंग, यानी कि एक तरीके से रिटर्निंग के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस निकाले जो उन्होंने रसेल वालेस चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किए। ओके वो होने के बाद जब वो रिटर्निंग हुए तो उन्होंने कुछ बुक्स भी पढ़ी, और वो बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने एक तरीके से ओरिजिन एंड स्पीशीज बुक भी लिखी। ओके तो एक तरीके से ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट दी चार्ल्स डार्विन के बारे में। अपन देखते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी है। नाउ अबाउट दी आफ्टर दी वोएज, रिटर्निंग बैक टू दी वोएज, चार्ल्स डार्विन पर्टिकुलरली सम उन्होंने बुक्स पढ़े। ओके उसमें से फर्स्ट है एन इज एसे ऑन पॉपुलेशन। फर्स्ट बुक जो उन्होंने पढ़ा था, एन वेरी इंपॉर्टेंट, एन एसे ऑन पॉपुलेशन, ऑन एसे ऑन एन एसे ऑन पॉपुलेशन। ये जो बुक पढ़ी है ये थॉमस रेव माल्थस की थी, उनका ऐसे था थॉमस रेव माल्थस, वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस रेव माल्थस की एक बुक पढ़ी, एक ऐसे पढ़ा था, एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन। ओके नाउ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, सेकेंड जो बुक उन्होंने पढ़ी थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ये जो बुक पढ़ी उन्होंने चार्ल्स लायल की बुक पढ़ी, उन्होंने चार्ल्स लायल की बुक पढ़ी। ओके और डार्विन का भी नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। ओके देन उन्होंने एक थर्ड बुक पढ़ी उन्होंने ऑन दी टेंडेंसीज ऑफ varieties of the indefinity from the original type। ये जो बुक थी ये थी अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ओके यानी कि उन्होंने ये बुक पढ़ी, फिर उन्होंने दिया डार्विन्स थ्योरी 1859 को। उन्होंने क्या दिया, डार्विन्स थ्योरी, एंड ही प्रपोज आफ्टर दिस, यानी कि उन्होंने कंक्लूजन निकाला होगा। देन उन्होंने सब ये पढ़ने के बाद उनके माइंड में क्या था, यानी कि पर्टिकुलरली उन्होंने तो फ्लोरा एंड फोना के बारे में बहुत कुछ पढ़ के यानी कि देख के आए थे वो, तो उन्होंने किसके बारे में बताया, देन ही यानी कि उन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि ऑब्वियसली उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, और उन्होंने यानी कि उनकी थ्योरी थी कॉल्ड एज दी
डार्विन्स थ्योरी, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, डार्विन्स थ्योरी। तो डार्विन्स थ्योरी कब आई? 18, ये हमेशा ध्यान में रखना, 1859 को। ओके, नहीं कि आफ्टर, यानी कि कितने साल बाद उन्होंने स्टार्ट कब किया था वो एज? 1831 टू दी 1836। और फिर उन्होंने कब दिया थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी कब दिया? 1859। Now about the Darwin's theory. Darwin's theory, it is explained by the Darwin's through the Russell Wallace, Alfred Russell Wallace chart, or explain the concept of Darwin's theory through the Wallace chart. Here are very important facts and observe in nature and deduction. Some deductions or interference. Okay, overproduction, or that is the prodigality of production, or that is called as the reproduction. तो ओवर प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली देर इज दी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, कैसे? क्योंकि एक्चुअली समझ लो ग्रीन वेजिटेशन जो भी है, एक तरीके से घास खाने के लिए दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा। किसके बीच में? काऊ एंड पर्टिकुलरली अबाउट दी हॉर्स। ऑब्वियसली दोनों घास खाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नाउ also very important about this, number of survival remains constant. Obviously number of survival remains constant रहेगा, shelter हो गया और food हो गया। Okay, then struggle for existence, variation and heredity. Yes, survival of the fittest or a natural selection, यानी कि एक तरीके से natural selection हो, इनका कहना था कि ये survival of the fittest, यानी कि आपको survive करना है तो आपको एक तरीके से वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडाप्ट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडाप्ट करके आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो तो आप एक तरीके से क्या हो, आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो तो एक तरीके से आप इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हो। देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन एंड हेरिडिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस, आप यानी वेरिएशंस आएंगे, सम जो भी रहेंगे उनके इसमें कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन जाएंगे, बट ड्यू टू सम चेंजेस, यानी कि उनमें चेंजेस रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, यस, आप लोगों ने हो सकता है कि आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो तो आप न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो दैट्स मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का होगा और इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग आपको वो कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप एक तरीके से सर्वाइवल कर पाओगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द अबाउट द डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन बाय द वालेस चार्ट। Okay, now about the reproductive fittest, okay, or reproductive fitness. According to Darwin, survival of the fittest refer to reproductive fitness as he believe that the organism which can be produce more number of progeny are the ones capable of surviving and forming new species. यानी कि एक तरीके से that organism which can be produce more number of progeny, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग और उसके जैसे दिखने वाला न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू यंग वंस वो प्रोड्यूस कर सकता है, आर दी वंस कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एंड फॉर्मिंग दी न्यू स्पीशीज। तो डार्विन साहब का यही कहना था कि अकॉर्डिंग टू डार्विन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और दी कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एक तरीके से यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव हुआ है, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में क्या हुआ है, सर्वाइव हुआ है और इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा और उसके अंदर एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की, तो एक तरीके से वो कैपेबल है न्यू प्रोजेनी बनाएगा। तो दैट्स मीन्स कि उनका कहना यही था कि अकॉर्डिंग टू डार्विन्स एक तरीके से इन्वायरमेंटल के सराउंडिंग में रहना और यानी कि आपने वो इन्वायरमेंटल के कंडीशन के हिसाब से हो, यानी कि आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो तो आप सर्वाइव करोगे और एक तरीके से न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करोगे। तो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। Okay, now about the some objection about the natural selections theory, objection to Darwin's theory of natural selections. Okay, it is very important. Darwin's explain the survival of the fittest but do not explain the arrival of the fittest. उसने एक तरीके से क्या ये किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बताया उन्होंने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताया, बट उन्होंने अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं बताया। अराइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि ओरिजिन ऑफ
एक तरीके से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ, उन्होंने तो वो कहा कि किसी के अंदर रिप्रोडक्टिवली फिट है तो ऑब्वियसली वो न्यू प्रोजेनी बना सकता है और कैपेबल है फॉर द रिप्रोडक्शंस। बट हियर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में उन्होंने बताया, अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने इनहेरिटेंस वर्ड का यूज तो किया बट उन्होंने इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, और सम वेस्टिजियल ऑर्गन इन बॉडी आर प्रेजेंट, ओके, दे आर द फंक्शनल लेस, उन्होंने इसके बारे में भी नहीं बताया। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वेरिएशंस, डार्विन्स थ्योरी डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द इनहेरिटेंस और अ यूजलेस वेरिएशन, यानी कि उन्होंने एक तरीके से इसके बारे में उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दी और यूजलेस वेरिएशंस के बारे में उन्होंने आइडिया नहीं दी लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन। तो दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ द particularly Darwin's theory or objection to the Darwin's theory of natural selection. Here now about the mutations theory, it is given by the Hugo de Vries in 1901. Okay, mutations theory, it is given by Hugo de Vries, it is given by Hugo de Vries, यानी कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी, ह्यूगो डी व्राइस, ओके, इन 1901। उन्होंने एक तरीके से रैंडम प्लांट उठाया दैट इज कॉल्ड एज द इवनिंग प्राइम रोज, एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज द इवनिंग प्राइम रोज, इट इज द प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एज द ओइनोथेरा, that is very important, Oinothera, this is the capital, Oinothera lamarckiana, it is the scientific name of the evening primrose plant. Mutations is the, ये बहुत ही एक तरीके से रेयर फिनोमिना है, 1 लाख पीपल में, दैट इज द एक, ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वंस इन 10 लाख पीपल में मिलता है। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज, ओके, सडन चेंज। तो इन्होंने एक तरीके से रैंडम प्लांट उठाया, उन्होंने स्टडिंग ऑन प्लांट दैट इज कॉल्ड एज द इवनिंग प्राइम रोज, ओके। उन्होंने पहले क्या किया, इस प्लांट को सेल्फ क्रॉस कराया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्लांट था उस प्लांट को क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया गया तो उनको इसमें एक तरीके से वैरायटी मिली, जिन्होंने एक वैरायटी मिली, ओके। उन्होंने फिर इसका और क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया, ओके। यहाँ पर और उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया, तो इनको ऑब्वियसली यहाँ एक वैरायटी मिली, यहाँ एक वैरायटी मिली, इसका भी एक तरीके से। अभी यहाँ पर क्या कराया गया, तो सेल्फ क्रॉस, हियर आर क्या हुआ, तो सेल्फ क्रॉस, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेल्फ क्रॉस ही, यहाँ पर भी किया गया सेल्फ क्रॉस। यहाँ पर उनको क्या मिला कि इसमें फ्यू आर, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलर मिले, ओके, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलर मिला और उसको इसमें थोड़ा डिससिमिलर मिला। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली, यानी कि एक तरह जाए तो उन्होंने एक तरीके से F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, तो उनका वर्क ये था कि पर्टिकुलरली उनको कुछ प्लांट यहाँ पर कैसे सिमिलर मिले, यानी कि इसके जैसे ही मिले होंगे, बट यहाँ पर उनको कैसे मिले, वेरी, यानी कि ये एक तरीके से ये वेरी फ्यू डिससिमिलर मिले, यहाँ वेरी फ्यू डिससिमिलर, और वहां पर उनको क्या मिला, डिससिमिलर, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिमिलर मिले। तो एक तरीके से म्यूटेशन ये 10 लाख पीपल में वंस, यानी कि एक के पास, यानी कि सडन चेंजेस आर देयर प्रेजेंट। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू दिस म्यूटेशंस आर सम सडन, यानी कि इस थ्योरी का कहना क्या है, फिर अकॉर्डिंग एक तरीके से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस म्यूटेशन, large random and
इनहेरिटेबल यानी कि एक तरीके से लार्ज रैंडम इनहेरिटेबल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, यानी कि एक तरीके से चेंजेस किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी वेरिएशन के लिए। चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वेरिएशन, तो ऑब्वियसली वहां कुछ ना कुछ वेरिएशंस मिलेगा। नाउ ऑल्सो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, सिंगल स्टेप यानी कि एक स्टेप, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन called single step large mutation called as the यानी कि साल्टेशन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जाता है नीट की एग्जामिनेशन में। तो यस, यानी कि म्यूटेशंस मींस इन सडन चेंजेस, ये एक आधी वंस इन 10 लाख पीपल, यानी कि 10 लाख पीपल में एक आधे के पास ये एक तरीके से म्यूटेशन मिलेगा। और उन्होंने एक तरीके से ये कैसा प्लांट उठाया था, उन्होंने एक रैंडम प्लांट उठाया था, उसके वजह से वो एक तरीके से उसके बारे में ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर पाया और ज्यादा उन्होंने नहीं बता पाए। ओके, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस म्यूटेशन लार्ज रैंडम एंड इनहेरिटेबल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। तो दिस इज अबाउट द म्यूटेशन थ्योरी इज गिवन बाय द ह्यूगो डी राइस। Of mutations theory. Now here sudden appearance observed is the large discontinuous variation, यानी कि वहां पर एक तरीके से large था and discontinuous variations are there present. Obviously sudden appearance there is the observed, then mutation is actually a change in structure of gene, yes, and brings about a minor variation. एक तरीके से there is the minor variation, एक तरीके से large variation नहीं आ सकता है। और sudden appearance तो change किया था उन्होंने, but large discontinuous variations नहीं आता है। तो obviously mutation is actually a change in structure of gene and brings about a minor variation and rate of mutation is very slow. Obviously rate of mutation जो होता है एक तरीके से very slow होता है, it is the sudden change but it is the rate of mutation is very slow or the low. Okay, this is about the particularly some objection about the mutations theory. Okay, now about the modern synthetic theory or a modern synthesis theory. Now this modern synthetic theory, sorry, this is the only modern synthetic theory. Modern synthetic theory of evolutions also called as the neo-Darwinism. ये यानी कि modern synthesis theory को क्या कहा जाता है, also neo-Darwinism. That is the very important neo-Darwinism. Okay. Then modern synthetic or the term modern synthesis term, एक तरीके से आप याद रखिएगा, term modern synthesis given by Julian Huxley, that is called as the Julian Huxley. It is the scientist name Julian Huxley in 1942. उन्होंने कब दिया था, 1942. और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू डार्विनिज्म. ओके, और ऑब्वियसली टर्म मॉडर्न सिंथेसिस इट इज गिवन बाय द जूलियन हक्सले इन 1942. नाउ modern synthetic theory it is the based on this concept, it is based on Dobzhansky's book called as the genetics and origin of species in 1937. So now this is very important. Modern synthetic theory concept based on that is the very important scientist called as the Dobzhansky's book, यानी कि इनके बुक के ऊपर ये डिपेंड है. Dobzhansky's book called as name of the book genetics and origin of species in 19, यानी कि ओरिजिन स्पीसीज पे बेस है डोबनजांस्की's बुक के, और ये उन्होंने बुक लिखी थी 1937 में. तो आप ध्यान में रखिएगा. ओके, पर्टिकुलरली
इसके साथ अलॉट ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ज्वाइंट वर्क किया था, उनमें से एक थे पर्टिकुलरली, पहले तो कौन आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डार्विन। ओके, डार्विन्स के साथ अल्सो साइंटिस्ट थे, दैट इज कॉल्ड एज द केटलवेल, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप लोग इनको जानते ही हो, दैट इज कॉल्ड एज द अल्फ्रेड रसेल वॉलेस को आप जानते हो। ओके, देन अल्सो स्टीबन्स, it is the scientist, also Simpson, that is the very important Simpsons, then also also Sewell Wright, very important, that is the Sewell Wright, this is also scientist, Sewell Wright, Ford, then Kettlewell, also it is the scientist, then Frederick Fisher, this is the also scientist name, Frederick Fishers, then इसके अलावा डोबनजांस्की भी थे, सिम्पसन्स भी थे, स्टीबन्स भी थे, then सेवेल राइट्स भी थे। ओके, then also हल्देन भी थे, हल्देन को नहीं भूलना, याद है ना, हल्देन्स थ्योरी, ओपेरेन एंड हल्देन्स थ्योरी। देन आल्सो डोबेनजांस्की भी थे, मेयर, ओके, एंड जूलियन हक्सले तो अपन ने लिखा ही है। देन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पे यानी कि मॉडर्न सिंथेसिस पे वर्क किया था। तो ऑब्वियसली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस थ्योरी, एंड नाउ अपन वन बाय वन अभी देखते हैं। Now about the modern synthetic theory, these scientists work to joint work they are the, and they उन्होंने एक तरीके से joint work किया and they propose the theory modern synthesis. Now here the modern synthetic theory explain evolution, very important, this is term are very important, explained evolution in terms of genetical changes. Yes, genetical changes are very important. Okay, genetical changes in population leading to the origin of new species. Obviously some genetical changes are there present and lead to the formation of the origin of new species. So obviously there is the formation of origin of new species, यानी कि formation होगा new species का। तो the term modern synthetic theory explain the evolution in terms of genetical changes in population leading to the फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू दी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी कि एक तरीके से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ओके, वन बाय अभी इसके अंदर है जीन पूल है, जीन फ्रीक्वेंसी है, जेनेटिक वेरिएशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि सब कुछ चीजें इसके अंदर देखी गई और ये थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था वो वन बाय वन देखते हैं। Now about the particularly is the that is called as the genetic population or a Mendelian population. According to genetic population or a Mendelian population के बेसिस पे भी ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, नाउ ऑल्सो यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीके से वो भी डाला था, यानी कि व्हाट इज द एग्जैक्टली पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशंस में भी ग्रुप ऑफ एक तरीके से सिमिलर इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स interbreeding among themselves, okay, and occupying a geographical area, यानी कि एक तरीके से occupy the geographical area is called as the genetical population or a Mendelian population. Now also very important, gene pool. Okay, gene pool means the sum total of all alleles in a population, the sum total of all alleles in a population. alleles जो होते हैं एक तरीके से जीन के अंदर होते हैं, ठीक है, जीन के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द alleles. देन आल्सो फ्रॉम वो कैसे जाएगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, यानी कि एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज द जीन पूल। देन जीन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरीके से दिस इज कॉल्ड एज द जीन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एक तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी है। जीन फ्रीक्वेंसी इट इज a frequency of allele at the loci with respect to other alleles on the same locus of other chromosome. Now यहाँ पर आप समझ लो कि एक क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, नाउ दिस इज द क्रोमोसोम और ये उसका एक मिड पॉइंट है। तो समझो दिस इज द ग्रीन, यहाँ पर समझ लो एक अलील पे उसका क्या है, दैट इज द ग्रीन आई, ये समझ लो ग्रीन कलर ऑफ आई है, या ब्राउन बोलो या ब्लैक बोलो। ओके, नाउ सेकेंड जो आपका क्रोमोसोम होगा
उसके भी सेम लोकस पे वही आपको मिलेगा। यानी कि क्या बोला गया, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट द लोसाई विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑन द सेम लोकस ऑफ द अदर क्रोमोसोम। यानी कि एक क्रोमोसोम पे तो उसका एक लोकस रहेगा, उस पे भी वही रहेगा, और जो अदर क्रोमोसोम है उसमें भी आपको एक तरीके से सेम जो भी सेम जो भी एक तरीके से कैरेक्टर है वो वहीं पे मिलेगा। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट द जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। Okay, now about the modern synthetic theory or a modern synthetic theory or a concept of modern synthetic theory is based on the three parts, very important। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो मॉडर्न सिंथेटिक theory, modern synthetic concept based on modern synthetic concept based on, one is very important, genetic variation, second it is also very important, genetic variations के बाद also called as the नेचुरल सिलेक्शन। और आप जानते हो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन्स ने बात किया था, नेचुरल सिलेक्शन, ओके, एंड ऑल्सो इट इज द बेस ऑन आइसोलेशन। ऑल्सो जेनेटिक वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक वेरिएशन में आपको जीन म्यूटेशंस पढ़ना है, क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ना है, क्रोमोसोमल एबेरेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड रिकॉम्बिनेशन। यानी कि ऑब्वियसली इसके अंदर आप अपने को क्या पढ़ना है, जीन फ्लो पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है जो कि एक सेवेल राइट ने दिया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेशन, देन जेनेटिक फ्लो तो है ही, उस जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, रिकॉम्बिनेशन से क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जीन म्यूटेशन and chromosomal aberrations are very important। तो now about here जीन फ्लो के बारे में भी पढ़ना है अपने को, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, क्रोमोसोमल एबेरेशंस एंड जीन म्यूटेशंस के बारे में। तो दैट्स मीन्स द मॉडर्न सिंथेटिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स। वन इज द जेनेटिक वेरिएशन, इज जेनेटिक वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ऑब्वियसली ना हेरिडिटी वगैरह आएगा वहाँ। देन नेचुरल सिलेक्शन, यस, अकॉर्डिंग टू नेचुरल और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सिलेक्शन, एंड आइसोलेशन, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ओके, और एक तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, ओके, यानी कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वगैरह डार्विन साहब ने बोला था, ठीक है। तो नाउ अबाउट दी मॉडर्न सिंथेटिक कंसेप्ट वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अबाउट दी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, and modern synthetic theory concept was based on the particularly genetic variation, you know the about the then isolation and natural selections। okay, now यानी कि एक तरीके से modern, very important, modern synthetic concept based on three parameters, okay, three parameters। One is called as the genetic variation, you know the about the genetic variation, second it is called as the isolation, और आप बोल सकते हो called as the natural, second it is the natural selection, third is isolation, genetic variations, natural selection and isolation। now talk about the particularly about genetic variation। first is genetic variation। genetic variations में में आपको फर्स्ट मिलेगा called as the gene pool, very important about this, gene mutation, very important, gene mutations। now what is exactly gene mutation,
that means in mutation only single gene is involved, called as the point mutation, and involvement of the multiple gene is called as the gross mutation. Now here change in number, nature और character of gene, यानी कि आप हमेशा इसमें ध्यान में रख सकते हो change in number यानी कि नेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर, और यानी कि एक तरीके से चेंज इन नंबर, नेचर, और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कैरेक्टर ऑफ जीन, और कैरेक्टर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज द जीन म्यूटेशन, इज कॉल्ड एज द जीन म्यूटेशन, इज कॉल्ड एज द gene mutation. Okay, it is the very simple. Then also gene mutations are two types. One is called as the point mutation. Point mutation means there is the involvement of only single gene, यानी कि यहाँ पर सिंगल जीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि उसमें चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं सिंगल जीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, पॉइंट म्यूटेशन. नाउ सेकेंड, इट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस म्यूटेशन. ग्रॉस म्यूटेशन मीन्स हियर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन. हियर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल जीन में एक तरीके से चेंजेस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस म्यूटेशन. एक इसमें आ रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन. नाउ दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली जीन म्यूटेशन. नाउ टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल, क्योंकि यही जीन ग्रॉस म्यूटेशन कैन ऑल्सो रेफर एज ए क्रोमोसोमल एबेरेशन. एक तरीके से आप बोल सकते हो कि chromosomal aberrations. Now addition, multiplication or deletion of gene may be lead to the chromosomal aberrations. Second इसका point है genetic variation में after the gene mutation called as the chromosomal aberration. Chromosomal aberration. Now here chromosomal aberrations are very important. Here that means addition, multiplication. Here मैं लिख के दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा. addition or multiplication or deletion of जीन, यानी कि जीन का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिलीशन may lead to the chromosomal aberrations. यानी कि एक तरीके से वो किस में लीड करेगा, क्रोमोसोमल एबेरेशन. यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अपने बॉडी में ऑलरेडी जीन है और वहां आके दूसरा जीन ऐड होगा तो ऑब्वियसली देयर इज द क्रिएट प्रॉब्लम. देन ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑल्सो देयर इज द क्रिएट प्रॉब्लम. या वहां से एक आधी जीन डिलीट हो गया तो ऑब्वियसली ये क्या किस में लीड करेगा, क्रोमोसोमल एबेरेशंस में. नाउ टॉक अबाउट द जीन फ्लो. ओके, नाउ अबाउट द जेनेटिक वेरिएशंस में अपन ने दो देखा है, वन इज जीन म्यूटेशन एंड अनदर इज क्रोमोसोमल एबेरेशन. नाउ अबाउट द जीन फ्लो. Migration of individual from one gene pool to the other is called as the gene flow. यानी कि एक जीन पूल ये एक सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द जीन फ्लो. नाउ इट ब्रिंग्स न्यू ट्रेट इन द पॉपुलेशन एंड ऑब्वियसली देयर इज द एक ट्रेट जो आएंगी वो न्यू आएंगी इन द पॉपुलेशन. आपने ट्रेट वगैरह क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वगैरह पढ़ा होगा. ओके, नाउ उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज सडन एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन बाय चांस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन. यानी कि एक तरीके से समझ लो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बता रहा हूं, यानी कि ऑलरेडी व्हाइट टाइगर एक तरीके से लिमिटेड एरियाज में प्रेजेंट है और उनकी जो एक तरीके से प्रजाति है और स्पीशीज है वो एक लिमिटेड है. समझ लो एकदम से वो मर गई तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सडन डिलीशन हो गया.
बाय चांस ऑफ इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, ऑलरेडी उनका पॉपुलेशन कैसा है, स्मॉल है, ओके, और स्मॉल में भी वो एक तरीके से क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है ऑफ जीन बाय चांस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली, बट सडन, या हो सकता है कि सडन कोई एक आधी अदर वेराइटीज हो और वो वहां के, यानी कि आप देख रहे होंगे कि सम बंगाली टाइगर थोड़ा येलोइश एंड सम, यानी कि इंडियन टाइगर्स की भी अपन बात करते, और उसमें एक तरीके से थोड़े एडिशन हुए व्हाइट वाले, तो दैट इज कॉल्ड मींस इट इज सडन एडिशन, ओके, दैट्स मीन जीन, यानी कि उनका एक तरीके से जीन क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मींस इट इज द सडन एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन बाय चांस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। ओके, नाउ रिकॉम्बिनेशन, यस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में रिकॉम्बिनेशन होना आर वेरी इंपॉर्टेंट। It is occur as a result of crossing over of chromosome during meiosis 1, means sexually reproducing organism. Obviously there is the sexually reproducing organism में meiosis 1 यानी कि meiosis और mitosis, it is the cell divide, okay, तब ये होगा। तो recombination it occurs as a result of crossing over, यानी कि crossing over chromosome during meiosis 1, it means sexually reproducing organism, obviously it means sexually reproducing organism. This is the all the points about the genetic variations. Now talk about the natural selection. Okay, now about the second modern synthetic theory concept, that is based on the natural selection. Natural selection, it is also referred as survival of fittest. It is mode by which nature select an individual to grow and flourish over the other. Obviously, यानी कि एक तरीके से नेचर, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अल्सो रेफर एज ए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन्स ने कहा था कि पर्टिकुलरली जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वो एक तरीके से न्यू यंग वन प्रोड्यूस करेगा, और एक तरीके से यानी कि उनका यही कहना था कि सर्वाइव, जो भी इन्वायरमेंट में फिट एक तरीके से वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोडक्टिवली रहेगा, तो ऑब्वियसली वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, तो दैट्स मीन्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इट इज मेड बाय which nature select an individual to grow, यानी कि नेचर सिलेक्ट करेगा और उसको ग्रो करेगा, एंड फ्लरिश ओवर द अदर, यानी कि एक तरीके से वो फ्लरिश भी करेगा। तो इसका एक एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड। Okay, now about the natural selections example, it is the industrial melanism in England, 1900. Okay, Biston vetullaria and Biston carbonaria, it is the moth, one is grey and another is dark. उस पे जिन्होंने वर्क किया था, दिस वाज स्टडीड बाय फिशर, फोर्ड एंड कैटलवेल। नाउ एक तरीके से क्या हो रहा था कि पर्टिकुलरली रिवॉल्यूशंस हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हो रहा था, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन विल बी इंक्रीजेस, और पोल्यूशन देयर इज द ग्रोइंग, बट डज नॉट ग्रो लाइक एन ड्यूरिंग पोल्यूशंस। ऑब्वियसली एक तरीके से देखा जाए तो पेड़ है, ओके, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ